के जो कारण है वो ज़्यादा जिम्मेदार है। छात्र जो है अपनी मेहनत में दिन भर लगे रहते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने किसी कारणों से जो है एफआईआर में चले जाएं, इसमें उनकी नौकरी आने वाले समय में किसी खतरे में आ जाए। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक इल माइंडसेट पीपल जो होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, जो वो संस्थाएं चला रहे हैं, अगर स्कीम खत्म हो जाएगी तो संस्था नहीं चलेगी उनकी, इसलिए वो लोग शायद ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है इसमें कि इन चीज़ों के ऊपर सुधार करने की ज़रूरत है। जनता के प्रति सही मैसेज जाना चाहिए, सरकार को भी एक स्टेप आगे लेना चाहिए, क्योंकि डायनेमिज्म जो है जीवन का मूल तत्व है। अगर हम खुद में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते। और आज की ज़रूरत जो है, अगर राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में हैं तो किसी भी सत्ता को सोचना चाहिए कि अगर ये राजनीतिक पार्टियां आने वाले समय में सरकार में चली गई तो इस स्कीम का क्या होगा। फिर तो ये जो अग्निवीर हम रिक्रूट कर रहे हैं, आने वाले समय में ये बिल्कुल डाइवर्टेड हो जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे। और इस स्कीम को अगर चलाना चाहते हैं इसमें, तो रेगुलर एंट्रीज में कम सीटें रखिए और उसके बाद उनके ए स्लैब को बढ़ाकर उनकी सीट रखिए। सर, बिहार आपका रक्षा सेवा से जुड़ा रहा है और कई पिछले 20 साल से आप पढ़ाते रहे हैं, तो सर क्या अनुभव क्या है जो अग्निपथ स्कीम अभी सरकार ने लॉन्च किया है, क्या वास्तव में इसकी जरूरत थी अभी भारत को? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको ये कि डिफेंस एकेडमी में सिर्फ एज ए टीचर काम करना और डिफेंस एकेडमी का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन काम करना दो अलग अलग बातें हैं। जब आप किसी कोर्स को कराते हैं तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है सिर्फ कोर्स कराने तक, लेकिन जब आप किसी संस्था को चलाते हैं, खासकर ऑफिसर्स एकेडमी चला रहे हैं इसमें पिछले 20 सालों से, तो उसमें जो है छात्रों का ग्रूम अप कैसा होता है और उनके व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, और इस विकास में जो है सेना के प्रति आकर्षण है, इसको बहुत ध्यान में रखकर काम करना होता है। वर्तमान की परिस्थिति जो बन रही है हमारे देश में, सेना के प्रति जो आकर्षण छात्रों का रहा है, उसमें कुछ कारणों से रोष आ रहे हैं। इस रोष के कारण जो है कुछ व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, उसमें कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें अगर कुछ सुधार कर दिया जाए तो ये एक सामान्य परिस्थिति में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके साथ जो है हमारे देश में जो अभी सेना के साथ जो तकनीकी तौर पर जो खामियां आ रही हैं, जो टेक्निकल एडवांसमेंट की ज़रूरत की बात की जा रही है, इसके ऊपर भी हमारा देश अच्छे से काम कर सकता है। तो इसमें ज़रूरत है कुछ समाधान करने के लिए। सर, आपने YouTube पर अपना वीडियो डाला हुआ था सर, इस संबंध में कुछ सजेशन भी आपने दिए थे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हूँ उसमें कि वर्तमान में सेना का जो भी अभी वायलेशन केसेस आ रहे हैं, उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा ये केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, जिसके कारण मैंने अपने YouTube के माध्यम से जो है छात्रों के साथ और देश में जो भी इसके निर्णय लेने वाली संस्थान होती है उनके साथ एक कम्युनिकेशन ब्रिज बनाने का काम किया है इसमें। तो मेरा ऐसा मानना है इसमें कि देश से सेना का चयन होता है, सिर्फ बिहार और यूपी से नहीं होता है। अगर ये किसी कारण से सिर्फ बिहार और यूपी, खासकर बिहार तक ही सीमित हो रहा है, तो इसमें बिहार की छवि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत अच्छी नहीं हो रही है। हो सकता है इसके कुछ राजनीतिक कारण हों, कुछ उपद्रवी तत्व हों जिसके कारण ये ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन हम सबको अभी के समय में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है तो वो सिर्फ सेना का है। अगर आज कोई व्यक्ति किसी को देखकर सबसे ज़्यादा आश्वान्वित होता है और उसके ऊपर भरोसा कर सकता है तो वो है सैनिक। तो ऐसी स्थिति में सेना में जाने वाले अभ्यर्थी जो हैं, खासकर बिहार से, अगर ऐसी चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं इसमें, तो बिहार की छवि निश्चित रूप से खराब होती है और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इसलिए मैंने अपने व्यक्तिगत विचार दिए हैं इसमें, और मैं 100% बिलीव करता हूँ कि बिहार के छात्र ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने लंबे कैरियर अनुभव से ये बात देखा है इसमें कि वो काफी भावनात्मक होते हैं इसमें, लेकिन कभी भी इस प्रकार उग्र नहीं हो सकते। तो सर, जब क्या लगता है इसमें कोई षड्यंत्र है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, ऐसा है कि ये एक अलग बात है। इसमें हम अपनी सीमा में रहकर ही बात कर सकते हैं। पहली बात है कि छात्रों को ट्रेंड करना आर्म फोर्सेस के लिए और इसका पॉलिटिसाइज व्यू लेना, ये दोनों ही अलग अलग बात है। इसमें षड्यंत्र अगर नहीं होगा तो छात्र इतने बड़े पैमाने पर एकत्रित नहीं हो सकते, क्योंकि छात्र एक ऐसा जीवन होता है जिसमें वो खुद में ही काफ़ी ज़्यादा एंगेज होता है। वो अपना पूरा जीवन खुद को सुधारने में लगा देता है। और अभी के समय में जो घटनाएं देखी जा रही हैं इसमें, वो ज़्यादातर पूरी एकत्रित रूप से जो है सरकार के विरोध में आ रही है। इसमें ट्रेनों को आग लगा रहे हैं इसमें। ये कभी भी छात्र कुछ की संख्या में नहीं कर सकते जब तक इनका एकत्रित होने का कोई ऐसा स्वरूप ना बना दिया जाए, जब तक इनके लिए कोई फंडिंग ना किया जाए, जब तक इनके लिए कुछ बैक पावर ना हो, तब तक ये ऐसा नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से किया गया। सर, आप बीच की कड़ी हैं, स्टूडेंट और गवर्नमेंट की बीच की कड़ी हैं। कई स्टूडेंट्स आपके यहाँ से निकलकर अभी सेना में भी होंगे, उन लोगों के भी फोन कॉल्स आपके पास आते होंगे, और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी आपसे ये पूछते होंगे कि सर अग्निपथ स्कीम है क्या, इससे हम लोगों को क्या फायदा होगा? मैं इसमें आपको एक थोड़ा सा मिडिल अप्रोच देना चाहूँगा। देखिए, आज हमारे देश की जो परिस्थिति बन रही है आफ्टर कोविड के बाद जो है, हालांकि पहले भी थी इसमें,
देखिए, हमारा देश जो है वो खासकर सैनिक के रूप में जो है एक मैन पावर के रूप में जाना जाता है। हम अपने देश में सिपाहियों को बहादुर सिपाही ज़रूर कहते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो सिर्फ बहादुरी से नहीं लड़ा जाता है। एक पूरी बटालियन को जो है कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, 1000 यूनिट की बटालियन को अगर हम सिर्फ एक छोटे से टेक्नोलॉजी से अगर डिस्ट्रॉय कर दें, तो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें कि मैन पावर पे देना है। मैन पावर भी ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है। तो आज अभी देश ने जो विकल्प लिया है, इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी को प्रेफर किया है इसमें, तो मुझे लगता है कि इसका बैलेंस एटीट्यूड होना चाहिए, जिससे कि छात्रों का विरोध रुक जाए। यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा चिंता का एक और विषय है, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें कि आज भारत बंद के दौरान सरकार पक्ष को छोड़कर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन सारी राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। ऐसे समय में क्या इसका उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि जब अगर किसी कारण से सरकार बदल गई और सरकार बदलने पर दूसरी सरकारों ने अगर इस स्कीम को, अग्निपथ स्कीम को डिसॉल्व कर दिया, तो बीच में जो अग्निवीर हैं, जो कि पहले से रिक्रूट हो चुके हैं, उनका भविष्य क्या होगा? वो तो अधजल में आ जाएंगे, वो मिड ऑफ द वे में आ जाएंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। तो सरकार ऐसा कोई काम जिसमें कि आने वाले समय में सेना के ऊपर, सेना के सैनिकों के ऊपर जो है, अग्निवीरों के ऊपर जो है एक पॉलिटिसाइज और उनके ऊपर पॉलिटिक्स किया जाए, ये मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इसमें मुझे लगता है इसको सारे राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी होना चाहिए, और इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा एक शेड्यूल है, समाधान। हम एक काम करते हैं, इसमें सेना में जो है मान लेते हैं 1 लाख की एंट्रीज अगर साल भर में होती है और हमारे देश को सिर्फ 25% रेगुलर चाहिए, तो एक काम क्यों नहीं करते, हम सिर्फ साल भर में 25 या 30%, यानी कि 25 और 30 हजार ही लोग की परमानेंट रिक्रूटमेंट की स्कीम लगाते हैं, और उसके बाद जो 60,000 लोग हैं उनको हम जो है अग्निवीर में कर देते हैं। इसको भी कैसे करें? मान लेते हैं कि हम 17 साल से 20 साल में अगर हम परमानेंट कमीशन करते हैं उनको, यानी कि परमानेंटली उनको रिक्रूट करते हैं, और बाद में 17 साल से 23 साल का एज जो है, अगर उसमें हम उनको अग्निवीर का ऑप्शन दे देते हैं, तो जिनके पास भी एज लैप्स हो चुका है वो वॉलंटरली सेना में जाना चाहेगा, वो विरोध भी नहीं करेगा। और आने वाले समय में अगर सरकार बदल भी जाती है तो अग्निवीरों का भविष्य जो है कभी भी संकट में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास पैरेलली एक रेगुलर एंट्री तो चल रही थी उनकी। तो सही बात तो ये होगी इसमें कि ये एंट्रीज को सीधे डिसॉल्व नहीं किया जाए, इनकी संख्या कम कर दी जाए। देखिए, मैंने आर्म फोर्सेज में बहुत सारी एंट्रीज में लड़कों को ट्रेंड किया है। यूपीएससी सीएपीएफ में एक समय था जब 1200-1500 सीटें आती थी अधिकारी स्तर पर, और 1500 के बाद कभी 60 सीटें आती थी, कभी 80 आती थी, कभी 100 आती थी। छात्रों ने कभी विरोध नहीं किया। तो आप अगर उस संख्या को कम कर दीजिए, जो रेगुलर चाहिए आपको उसको बंद मत करिए, संख्या को कम कर दीजिए, और जो दूसरी सीटें हमारे पास जिसको आप अग्निपथ के माध्यम से लेना चाहते हैं, उनका एज स्लैब बढ़ा दीजिए और उनके एज स्लैब को कम रखिए। 17 से लेकर 20 साल तक रखिए परमानेंट रेगुलर कमीशन को, और उसके बाद अग्निपथ वालों को 17 से लेकर 23 में डालिए। तो जो भी इसमें आने वाले लोग होंगे, निश्चित रूप से जो है जिनका एज लैप्स हो गया है 20 साल के बाद है, वो इसमें जाएंगे, और वो पहले से जानते हैं कि मेरा एज लैप्स हो गया, सरकार ने एक हमें ऑप्शन दे दिया है, और वो वॉलंटरी जो है देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और जाहिर सी बात है उसमें से 25% रख लीजिए आप, क्योंकि 25% आपने पहले से लिया है, उसमें से रिक्रूटमेंट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां जो है वो कभी भी इसका पॉलिटिसाइज रूप नहीं ले पाएंगी, और छात्रों का विद्रोह भी रुक जाएगा। देखिए, छात्रों का विद्रोह जो है नंबर ऑफ सीट से कभी नहीं बढ़ता और घटता है। हम देख रहे हैं इसमें कि अगर छात्रों में 10 लाख लड़के सेना की तैयारी करते हैं, तो 10 लाख में से अगर मान लीजिए 1 लाख लड़कों का सिलेक्शन होता है, तो 9 लाख लड़के कभी विरोध नहीं करते, उनका नहीं हुआ क्योंकि मेरिट नहीं था। तो जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ सीट्स को अगर कम कर दें, रेगुलर रखें उसको, तो उनका मनोबल बना रहेगा, वो उसी में आने का प्रयास करेंगे। और अग्निवीर स्कीम के तहत उनका एज स्लैब बढ़ा दीजिए, जिसके कारण जिनका एज स्लैब छूट गया है वो वॉलंटरी लिस्ट में आ सकते हैं। सर, कहने का आपका मतलब है जो विरोध हो रहे हैं 4 साल के जॉब को लेकर, जी बिल्कुल सही बात। तो ये विरोध वास्तव रूप में होने चाहिए आपके समझ? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए ऐसा है, क्या सरकार के कुछ जो वक्तव्य आ रहे हैं उनकी तरफ से कि सेना जो है एक जॉब गारंटी स्कीम नहीं, ऐसा माना जा रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ उसमें कि आज हमारे देश में पुलिस भी तो जॉब गारंटी स्कीम नहीं है, वो भी तो सेवा कर रहे हैं। हमारे मेडिकल प्रोफेशनल वो भी तो सेवा कर रहे हैं। अगर आज कोविड के समय अगर ये मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर सरकारी नहीं होते, तो आपको लगता है पिछले 2 सालों में जिन्होंने जान गंवाई है वो कभी भी इसके लिए आते बाहर नहीं आते? तो जाहिर सी बात है सर्विसेज के साथ उनके पास एक जॉब का स्कीम जो है, ऑफर जो है, और जो कंपल्शन है जिसमें सरकार जो है मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज एक्ट लगा सकती है, वो प्राइवेट पे नहीं लगा सकती। तो जाहिर सी बात है कि जब हम सेना के साथ काम कर रहे हैं और सेना युद्ध में अपने जान को भी सेक्रीफाइस करता है, तो ऐसे समय में उनको अगर हम जॉब प्रोस्पेक्ट नहीं दें और कहें ये तो सिर्फ एक टूर है आपका, तो ये हाई चैलेंजेस के लिए कभी रेडी नहीं हो।
और उनकी स्ट्रेंथ जो है बाद में आने के बाद बिल्कुल नॉन सेटिस्फाइड रहे। सीधे सीधे आप मतलब सरकार के साथ में नहीं जा रहे हैं? नहीं, सरकार को जो देखिए, सरकार ने हाल ही के समय में कुछ चीजों में परिवर्तन किया है, जैसे कि एज स्लैब बढ़ा दिया। देखिए, सेना में सबसे अच्छी बात क्या होती है, डिसीजन लेने के बाद वो सेटबैक नहीं होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डायनामिज्म भी होता है। डायनामिज्म का मतलब होता है परिवर्तनशील होते हैं। तो अभी के जो स्टेप्स हैं और विरोध जो चल रहे हैं इसमें, मैं तो ये कहूंगा इसमें कि ऐसा विरोध सेना के लिए हो तो हमारे देश में फिर सम्मान किसका होगा। और इसमें अगर पॉलिटिकल पार्टियां हमारे देश में खासकर सेना को लेकर डिवाइड कर दें इसमें, तो आने वाले समय में अगर ये राजनीतिक पार्टी चेंज हो जाए तो फिर तो ये स्कीम ही डिसॉल्व हो जाएगी। तो मुझे लगता है इस स्कीम को अगर हम कुछ चेंज करने की बात करें तो इसकी कुछ लिमिटेड ऑप्शन को रेगुलर कर देना चाहिए, और अग्निपथ जो स्कीम है उसमें अलग से वैकेंसीज को 23 साल तक रखना चाहिए। सर, अभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि ये स्कीम बंद नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो क्या लगता है आपका जो सजेशन है सर, इसको किस लेवल पे, क्या लड़कों को फिर से और आंदोलन करने चाहिए? देखिए, लड़कों का आंदोलन इसमें जो है, ये सबसे पहली बात है कि जितना उग्र प्रदर्शन होगा उतना सेना के प्रति लोगों का रिस्पेक्ट घटेगा। और आज तक मैं बता रहा हूँ इसमें इसका मूवमेंट जो है पीसफुल होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे मूवमेंट्स, बीच में मैं एक टूकना चाहूंगा, सॉरी सर इसके लिए, क्या लड़कों के पास जो अभी उस एज स्लैब के लड़के हैं, क्या उनके पास उतना समय है जितना कि किसान आंदोलन वाले लोगों को था, किसानों को था, उस लेवल पर वो लोग मतलब आंदोलन कर सके? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारे देश में जब भी कोई क्रांतिकारी कदम होता है, जब मैं अगर कहूँ आपको कि 80 के दशक में कंप्यूटर्स आए थे, तो कंप्यूटर के आने पर कहा जा रहा था कि देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और इसलिए कंप्यूटर का विरोध किया जा रहा था। लेकिन आज हमारे देश में कंप्यूटर सक्सेस है, जितने भी टास्क हो रहे हैं सब कंप्यूटर से हो रहे हैं। तो किसी भी नई योजना का विरोध तो स्टार्टिंग में होता है इसमें, लेकिन इसके साथ हमें जिम्मेदारी भी तो समझनी है। जो हम देश के सैनिक तैयार कर रहे हैं इसमें, उन सेना के साथ अगर सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी होगी और बहुत लोग नहीं होंगे इसमें, तो आने वाले समय में जब राजनीतिक पार्टी, क्योंकि लोकतंत्र है हम, और ये बदल जाएगी, और ये स्कीम उन्होंने बदल दिया, तो फिर ये अग्निवीर प्रोजेक्ट में जो भी लोग एम्प्लॉयड हैं, बाद में इनकी वैल्यूज क्या रहेगी, वो कहाँ जाएंगे फिर? तो ये उनकी पूरे प्रोफेशन की बात। आपका ये भी है कि ऑल पार्टी मीटिंग करने के बाद ही इस तरह की कोई योजना लानी चाहिए? ऑल पार्टी मीटिंग में अगर कंसेंसस नहीं भी बनता है तो सरकार को मेरे हिसाब से सुझाव होना चाहिए, हालांकि बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं वहां पर, ये अगर वो काम करें इसमें, इसकी स्कीम को रेगुलर कर दें जैसे पहले था, और 1 लाख की जरूरत होती है हमारे पास एक साल में, लगभग 80,000 से की प्लस रहती है इसमें। तो अगर उसमें हम 25,000 की रेगुलर कमीशन एंट्री करते हैं, उनको रेगुलर एंट्री करें इसमें, और बाकी की सीट 23 साल तक के एज के साथ, स्लैब के साथ करें, तो उसको हम रिटायर भी कर देंगे 4 साल के बाद, तो विरोध नहीं होगा। ठीक है सर। एक बात और आपने बताया था अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि चाइना के मुकाबले हमारी स्थिति क्या है, मैं वो चीज समझना चाह रहा हूँ कि देश को क्या अग्निवीर की जरूरत है अभी? ये बात आपने बिल्कुल सही पूछा है इसमें कि क्या वर्तमान में हमारे पास अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम की कितनी जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि भारत जो है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी है। यानी कि अगर हम पाकिस्तान के साथ कोई भी ऐसा एडवेंचर करते हैं तो चाइना उसके सपोर्ट में आ जाएगा। चाइना के साथ होगा तो अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि पाकिस्तान और दूसरे नेबरिंग कंट्रीज हैं इसके साथ। तो भारत की अगर सैन्य शक्ति को देखा जाए तो 20 लाख की मिलिट्री स्ट्रेंथ है चाइना की, और भारत की है 14 लाख। हालांकि 14 लाख के बाद भी भारत जो है देश का, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली सैन्य स्थान पर देश है। लेकिन चाइना की जो बाउंड्री है, जो उनकी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, वो भारत से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन उन्होंने हमारे तुलना में ट्रूप्स इतने ज्यादा नहीं रखे हुए। तो जाहिर सी बात है कि हमारी लायबिलिटी, सेना की लायबिलिटी देश की इकोनॉमी पर तो पड़ रही। और दूसरी बात है कि आज की टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में मैन पावर से ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत है। उदाहरण के लिए अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें इसमें, तो रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, तो रशिया जैसा सुपर पावर कंट्री जो है वो यूक्रेन के साथ अभी तक युद्ध को समाप्त नहीं कर पाया, जबकि वो कह रहा था कि 1 हफ्ते में समाप्त कर देंगे। तो यूक्रेन के सैनिक नहीं लड़ रहे। आज यूक्रेन की जो स्थिति है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में, वेस्टर्न कंट्रीज के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बिहाफ पर 2 महीने से भी बड़ा युद्ध चला गया। अगर ये मैन पावर पर होता तो रशिया उसको कब का डिसॉल्व कर चुका होता। तो क्या भारत इस स्थिति के लिए रेडी होगा कि अपने मैन पावर को लूज करेगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें टेक्निक्स तो चाहिए, हमें टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए तैयार होना पड़ेगा, और इसके लिए हमें पैसा चाहिए। लेकिन पैसे के लिए सिर्फ सेना को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, इसके लिए भी मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ से हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इसमें, तो इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे। बहुत सारी चीजें आपने बताई, बहुत सारी अच्छी चीजें, सजेशन भी दिया। जी। बस अंतिम बार ये कहना चाहेंगे सर, आपने बैलेंस किया दोनों को। बिल्कुल सही बात। गवर्नमेंट को भी कुछ सजेशन दिए, कुछ छात्रों को भी सजेशन दिए, लेकिन ओवरऑल आपका यही कहना है कि जो भी ये स्कीम अग्निपथ लाया गया है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि
देश में बहुत सारे सेंसिटिव इशू हैं जिसमें कोई भी सरकारें हाथ लगाने से बचती हैं। उदाहरण के लिए 3 साल पहले जो है एक आरक्षण स्कीम आई थी हमारे देश में। जैसे हमें पता है कोई भी सरकार अगर आरक्षण को टच करती है तो सरकारें डिसॉल्व हो जाती हैं। तो केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी योजना मुझे लगी इसमें कि जो सवर्ण है यानी जो जनरल कैटेगरी लोग हैं उनमें 10% का रिजर्वेशन लेकर आए। तो जाहिर सी बात है 10% का रिजर्वेशन अगर हमने नॉर्मल कास्ट को दे दिया तो इससे ओबीसी और दूसरे कास्ट के रिजर्वेशन न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन इसका विरोध नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि आप दूसरे स्कीम को न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरे ऑफर्स को स्टार्ट करिए, उसको खत्म मत करिए। उसी तरीके से सेना में जो रेगुलर एंट्रीज हैं उनको खत्म करना ये विरोध का कारण बनता है। इसमें विरोध की जगह पर आप उसकी नंबर्स को कम कर दीजिए और अग्निवीर के लिए एज स्लैब बढ़ा दीजिए। विरोध होगा ही नहीं इसका, लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमारी एंट्री चल रही, सीटें कम है तो क्या हुआ। हमारे देश में ऐसे ही बहुत सारे जुझारू लोग हैं। रेगुलर एंट्री चाहिए, रेगुलर एंट्री होना चाहिए, सीटें कम कर दीजिए। आप 25% देना चाहते हैं तो सबसे पहले सेना में जाने वालों का मनोबल बढ़ा रहेगा। इसमें सीटें कम होने पर भी वो जुझारू लोग हैं हमारे देश के, वो करेंगे इसमें। सर आंदोलन हो रहा है बड़े लेवल पे देश में, अंदर बिहार यूपी में लाखों करोड़ों रुपए नुकसान हो गए। सही बात है, सही बात। छात्रों को, जो छात्र इस तरह से उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अंतिम में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए मेरा सर पटना में कई ऐसे कोचिंग संस्थान पे भी एफआईआर हुए हैं जो कि छात्रों को भड़काने का कार्य किए हैं। देखिए इसका एक मुझे लगता है कि इसमें छात्रों से ज्यादा जो है उनके संचालक या जो उनके पीछे के जो कारण है वो ज्यादा जिम्मेदार हैं। छात्र जो है अपनी मेहनत में दिन भर लगे रहते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने किसी कारणों से जो है एफआईआर में चले जाएं, इसमें उनकी नौकरी आने वाले समय में किसी खतरे में आ जाए। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक इल माइंडसेट पीपल जो होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि संस्थाएं चला रही हैं, अगर स्कीम खत्म हो जाएगी तो संस्था नहीं चलेगी उनकी, इसलिए वो लोग शायद ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है इसमें कि इन चीज़ों के ऊपर सुधार करने की जरूरत है। जनता के प्रति सही मैसेज जाना चाहिए, सरकार को भी एक स्टेप आगे लेना चाहिए, क्योंकि डायनेमिज्म जो है जीवन का मूल तत्व है। अगर हम खुद में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते। और आज की जरूरत जो है, अगर राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में हैं तो किसी भी सत्ता को सोचना चाहिए कि अगर ये राजनीतिक पार्टियां आने वाले समय में सरकार में चली गई तो इस स्कीम का क्या होगा। फिर तो ये जो अग्निवीर हम रिक्रूट कर रहे हैं आने वाले समय में ये बिल्कुल डाइवर्टेड हो जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे। और इस स्कीम को अगर चलाना चाहते हैं इसमें तो रेगुलर एंट्रीज में कम सीटें रखिए और उसके बाद उनके एज स्लैब को बढ़ाकर उनकी सीट रखिए। सर डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको भारत का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का एक एक युवा जी देखता है और समझता है। सर हम डायरेक्ट पूछना चाहेंगे सर, डायरेक्ट आप उससे बात कीजिए और उनको बताइए जो तैयारी कर रहा है, जो उस एज स्लैब में है, उसको आप डायरेक्ट बताइए कि सर उसको क्या करना चाहिए, किस प्रकार विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है कि लोकतंत्र में जो है विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है। अगर कोई भी चीज हमें पसंद नहीं है इसमें तो हमें विरोध करना चाहिए। लेकिन जो भी छात्र सेना में जाना चाहते हैं उनसे मेरा ये अपील है इसमें कि आज देश में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जो है पुलिस से भी ज्यादा है सेना का। सैनिक पे लोग इसलिए भरोसा करते हैं कि वो पॉलिटिकल लोग नहीं होते, वो दिल से सोचते हैं और देश के प्रति सोचते हैं। आपका पूरा व्यवहार जो है जनता के बीच में जा रहा है इसमें। अगर आप कोई ऐसी चीजों का प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले समय में हमारा देश जो है आपको या सैनिकों को जो है उसी तरह से एक प्रश्न चिन्ह के साथ देखेगा। और आप भी नहीं चाहते हैं कि सैनिकों की बदनामी हो इसमें, इसलिए आप अपने व्यवहार को पूरी तरह से संतुलित रखें। इसमें देश आपको देख रहा है, देश आपके सम्मान के बिना आगे बढ़ नहीं सकता है। इसमें निश्चित रूप से कुछ अच्छा कदम लिया जाएगा इसमें और आपके बेनिफिट के लिए लिया जाएगा। अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो एक साथ रहिए और शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करिए इसमें। लेकिन जो हिंसा के रास्ते से चल रहे हैं इसमें आने वाले समय में अगर इसको दबा दिया जाए तो सैनिकों का जो सम्मान है, पूरे देश के सैनिकों का सम्मान जो है, जो जाने वाले अभ्यर्थी हैं उनका सम्मान है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देश उन पे ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।